हेलो, नमस्ते, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है उदांता के लर्निंग प्लेटफॉर्म पे। आज हम लोग जो है डिस्कस करेंगे दीन दयाल अंत्योदय योजना और राष्ट्रीय आजीविका ग्रामीण योजना के संदर्भ में जो हमने कल थ्योरी पढ़ा था, आज उसके वस्तुनिष्ठ प्रश्नों को हम देखेंगे, जिससे कि आपका जो ये टॉपिक से जो क्वेश्चंस आते हैं जीविका भर्ती के परीक्षाओं में, उस सब के सब जो है आसानी से सॉल्व हो जाएंगे। इसी तरह से करते करते हम लोग टॉपिक बाय टॉपिक जो है थ्योरी और प्लस एमसीक्यू को जो है करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। उम्मीद करते हैं आप और आपके परिवार बिल्कुल भी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, जबरदस्त होंगे। चलिए एक जबरदस्त अंदाज में जो है सेशन को स्टार्ट करते हैं। चलिए बिहार जीविका भर्ती, जैसा आपको हम बता दिए कि ये जो है होने वाला है। सबसे पहले हम आप लोग को बता दें छठ पूजा, जो अभी अभी आप लोगों ने मनाया पिछले बार कुछ दिन पहले। भगवान छठ माँ सबको सबकी भला करे, सबका ध्यान रखे और सबके उज्जवल भविष्य की कामना करते हैं। आशीर्वाद सब पे बना रहे। चलिए इसी के साथ जो है सेशन को हम लोग प्रारंभ करते हैं। सबसे पहले हम आज का क्वेश्चंस लेते हैं जो हम लोग कल पढ़ा था। सवाल ये है, कह रहा है क्या कि दीन दयाल अंत्योदय योजना, जिसको हम लोग बोलते हैं, और साथ में राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन डे NRLM किस वर्ष शुरू किया गया था। डे, जिसको हमने कल पढ़ा था, डे NRLM। आपको बता दें पहले हम कि डे का मतलब क्या हो गया। मतलब डी से हो गया आपका दीन दयाल, लिखा हुआ वैसे वहां पे दीन दयाल अंत्योदय। अंत्योदय, दीन दयाल अंत्योदय योजना, इसकी शुरुआत जो है ये तो हमारे यहाँ बहुत पहले से चल रही थी। ये वाली योजनाएं बहुत पहले से चल रही थी। और आपको हम बता दें कि जो एक योजना था हमारा SGSY करके, ये योजनाएं जो है 1900, मतलब इसको हम लोग बोलते हैं स्वयं सहायता समूह योजनाएं, जो है ये 1991 से जो है चलते आ रही थी। लेकिन बाद में कुछ परिस्थिति इसमें क्या हुआ, कुछ कुछ चीजों की जो है कमी रही थी, इसमें कुछ कुछ चीजों की कमी रही थी, और उस कमी को जो है हटा के, मतलब उस कमी को पूरा करने के लिए हमारी गवर्नमेंट ने, हमारी भारत की सरकार ने ये जो अंत्योदय योजना थी, ये अंत्योदय योजना और साथ में जो NRLM वाली जो योजना थी, जो इसको रिप्लेस करके, SGSY योजना को रिप्लेस करके उसके जगह पे जो है ये वाली योजनाओं को आपस में क्या किया, जोड़ा गया। और इस योजना की शुरुआत जो है कब हुई थी, 2011 में शुरू हुई थी। और महीना कौन सा था, तो महीना था जून 2011। इसका उद्देश्य क्या रहा था, तो हमने आपको कल चर्चाएं की थी कक्षा के अंदर में। इसका उद्देश्य रहा था महिला सशक्तिकरण, महिलाओं को वित्तीय समावेशन देना, महिलाओं को जो है एक अवसर प्रदान करना, क्षमताओं में उनकी वृद्धि करना, ये सब इनका जो है मेन उद्देश्य रहा था। अब अगर हम बातें करें, अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं हम लोग। अगला प्रश्न की तरफ चलेंगे तो अगला प्रश्न क्या हो जाएगा, देखते हैं। देखिए अगला प्रश्न है दीन दयाल अंत्योदय योजना। दीन दयाल अंत्योदय योजना NRLM। अरे ये क्या हो गया, एक सेकंड रुकिएगा। दीन दयाल अंत्योदय NRLM का मुख्य उद्देश्य ग्रामीण गरीबों को किससे संगठित करना था। संगठित का मतलब होता है जोड़ना। किससे जो है इसको क्या करना था, इसको जो है जोड़ना था। जो ये योजना था इसको किससे जोड़ना था, तो इस योजनाओं को आपको हम बताएं, क्या किसान उत्पादक संगठन जोड़ना था, क्या सहकारी समिति से जोड़ना था, क्या स्वयं सहायता समूह से जोड़ना था, क्या ग्राम रक्षा समिति से जोड़ना था। तो इस योजना को हमने आपको बताया कि ये जो हमारे पास पहले ही SGSY वाली योजना चल रही थी, मतलब कि स्वयं सहायता समूह, स्वयं सहायता समूह वाली जो योजना हमारे पास पहले से चल रही थी, उसी योजना में जो है हमको ये योजनाओं को जोड़ना था। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, विकल्प सी इसका सही उत्तर है। NRLM का मुख्य उद्देश्य जो है ग्रामीण गरीब को किससे जोड़ना था, तो स्वयं सहायता समूह के साथ में इसे जोड़ना था। ठीक है, और ये स्वयं सहायता समूह जो है
कब से चलते आ रही थी? 1991 से चलते आ रही थी ये समूह। किसके द्वारा चलाया गया था? तो राष्ट्रीय ग्रामीण विकास मंत्रालय, राष्ट्रीय ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा जो है, विकास मंत्रालय द्वारा जो है इसको क्या करते हैं हम लोग, संचालन किया जाता है, उसी के द्वारा योजनाओं को जो है चलाया जा रहा था। अब हम बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न जो है हमारा क्या हो जाएगा, देखिएगा कह रहा है क्या कि डे मतलब दीनदयाल अंत्योदय योजना NRLM के तहत प्रत्येक ग्रामीण गरीब परिवार से कम कितने सदस्यों को सेल्फ हेल्प ग्रुप स्वयं सहायता समूह से जो है इसका जोड़ने का इरादा था, है ना। एक कम से कम नेटवर्क में लाने का लक्ष्य रखा गया था। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा ये क्या हो गया है, यहाँ पे थोड़ा सा ये जो है ना बार बार एक ही चीज यहाँ लिखा गया है, तो इस विकल्प को हम इस तरह से हटा देते हैं, किसी को कोई आपत्ति नहीं होना चाहिए। चलिए ठीक है, पहला जो ऑप्शन हमारा है वो ऑप्शन क्या है, देखिए कह रहा है क्या मुख्य बाजार मुख्य वयस्क सदस्य। वयस्क सदस्य का मतलब है कि जिसका एज ज्यादा है, क्या उसको लाना चाहिए इसके अंदर में? नहीं, उसको नहीं लाना था। किनको लाना था? तो क्या मुख्य वयस्क सदस्य को लाना था? नहीं। कम से कम एक पुरुष को? नहीं। कम से कम एक महिलाओं सदस्य को? यस। केवल पुरुष सदस्य को? नहीं। तो इसका जो डे NRLM जो था हमारा, डे NRLM जो है इसका जो आपका मुख्य जो उद्देश्य रहा था, मतलब कि हर गरीब परिवार से या कहीं से भी हर गरीब परिवार से कम से कम जो है कम से कम एक महिला को, कितना को? एक महिला को जो है इस योजना के तहत जो है जोड़ने का प्रावधान था, अर्थात इसका विकल्प क्या हो जाएगा, सी उत्तर जो है सही है। आगे हम बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ, अगर हम जाना चाहें तो जा सकते हैं, हमारी इच्छाएं हैं। अगला प्रश्न क्या है देखिएगा, अरे ये क्या हो गया, अगला प्रश्न नहीं आने का इरादा है क्या इसका? हाँ, अगला प्रश्न आ गया। कह रहा है क्या कि सेल्फ हेल्प ग्रुप्स को बैंकों से प्राप्त ऋण पर डे NRLM में कितनी ब्याज सहायता प्रदान की जाती है? अगर हम 3 लाख तक का जो है ऋण लेते हैं, सुनिएगा ध्यान से, थोड़ा सा एक चीजें क्या है कि अगर जो है मान लीजिए कि कोई भी महिलाएं हैं या फिर कोई भी है जो उस मतलब ग्रुप में जुड़ा हुआ है, सेल्फ हेल्प ग्रुप का मेंबर है ना, इस ग्रुप का क्या है, वो सदस्य है। ठीक है, पहली बात तो क्या है, सदस्य है। और जब इसका वो सदस्य है, सदस्य होने के बाद अगर ये जो है 3 लाख रुपए तक का लोन लेते हैं, क्या करते हैं, 3 लाख रुपये तक का जो है ये लोन लिया जाता है इनके द्वारा, क्या करते हैं, लोन लेते हैं। लोन लेने के बाद जो है जब ये पैसे जो है अपना समय अवधि के अनुसार, क्या बोले, अगर ये पैसे जो है अपना नियंत्रण जो इसका समय अवधि दिया गया है उस समय अवधि में अगर ये पैसे जो है जमा करा देते हैं, है ना, क्या करा देते हैं, जमा करा देते हैं, तब जो है इनको, इनके साथ क्या है कि समय अवधि में जमा करा देते हैं, तब इनको जो है जो इनका जो ब्याज निर्धारित किया गया था, जो इनका ब्याज निर्धारित किया गया था, जैसे कि ब्याज जो है इसमें लगता है वो 7%, कितना लगता है, 7% ब्याज लगता है इसके अंदर में। लेकिन अगर वो जो है एक निश्चित समय अवधि में, जितना समय के लिए उसने लोन लिया था, अगर उसी निश्चित समय अवधि में अपने लोन को वापस कर दे, आप वापस कर दे, तो ये 7% के ब्याज पर जो है इनको 3% का मिलता है रिलैक्सेशन। क्या मिलता है, रिलैक्सेशन मिलता है ना। रिलैक्सेशन का मतलब होता है उसको छूट मिल जाता है, और वो जो है ब्याज की राशि सिर्फ जो है 4% ब्याज के दर पर ही उसको जो है वो लोन वापस करना होता है। तो यहाँ पे उत्तर ये है कि पढ़ रहा है कि SHG जो है बैंकों से प्राप्त ऋण पर डे NRLM में कितनी ब्याज सबवेंशन प्रदान की जाती है 3 लाख रुपए तक के। तो 3 लाख रुपए तक के लिए जो इनको ब्याज मिलता है वो ब्याज की राशि है कितना, 7% है। लेकिन हाँ, अगर ऐसे पूछ दे कि निश्चित समय अवधि के बाद अगर उसको वापस कर दिया जाता है
तो कितना परसेंट का ब्याज चुकाना होता है, तो 7 घटाओ 3%, तो मिलेगा कितना परसेंट देना होता है उनको, 4% की राशि जो है उन्हें चुकानी पड़ती है। ठीक है, आगे हम बढ़ेंगे, उससे पहले जो है हम आपको इसके विषय में और कुछ अगर है तो बता दें, हालांकि आपको इतना ही जरूरी है। चलिए आगे देखते हैं हम। अगला जो क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन है क्या, कह रहा है क्या कि स्वयं सहायता समूह के बाद ग्राम पंचायत स्तर पर सामुदायिक संगठन को क्या कहा जाता था। देखिए, मतलब कि जब स्वयं सहायता समूह के बाद, स्वयं सहायता समूह के बाद जो है ग्राम पंचायत स्तर पर, आपको हम पहले एक बात और बता देना चाहते हैं कि जो हमारा NDRLM है ना, डे जो हमारा है, जो NRLM है, ये इसके बहुत सारे उपघटक योजनाएं हैं। क्या है, उपघटक योजनाएं इनके बहुत सारे हैं। उन योजनाओं को हम एक एक करके समझते हैं। सबसे पहले आपको हम बता दें कि जो योजनाएं ये दिखा रहा है यहाँ पे, स्वयं सहायता समूह पंचायत स्तर पर, तो पंचायत स्तर पर अगर हम बात करें, लेकिन उसको समझने से पहले अगर ऐसे समझ लिया जाए कि डे NRLM जो है हमारा, डे NRLM जो है, इनके कितने स्तर पे ये काम होते थे। हमने कल बताया था कि ये जो है आपका एक त्रिस्तरीय प्रक्रिया है। कैसा है, कार्य करने की जो है इनकी त्रिस्तरीय जो है प्रक्रिया रही है, और ये 3 स्तर पर कार्य करते हैं। पहला स्तर जो है इसका वो क्या है, ग्रामीण स्तर पे है। ग्रामीण स्तर बोलने का मतलब क्या है कि गांव गांव में, जिसको हम लोग बोलते हैं VO, VO का मतलब क्या हो गया, विलेज ऑर्गेनाइजेशन, है ना। विलेज ऑर्गेनाइजेशन होता है, एक संगठन होता है इनका, है ना, NISATION, विलेज ऑर्गेनाइजेशन होता है। इस ऑर्गेनाइजेशन में क्या होता है कि मान लीजिए कि एक इस तरह से जो है, एक हमारा क्या है, ब्लॉक है। ये क्या हो गया, ब्लॉक हो गया। इस ब्लॉक हो गया मतलब इसको बोलते हैं हम लोग प्रखंड, है ना। प्रखंड के अंदर में, है ना, प्रखंड के अंदर में बहुत सारे छोटे छोटे क्या है, गांव है। क्या है, गांव है। इस सब क्या हो गया मेरा, ये सब विलेज हो गया, ये सब मेरा हमारा गांव हो गया, छोटे छोटे गांव है। और इस गांव के अंदर में जो है छोटी छोटी महिलाएं जो है, मतलब क्या करती है, वो ग्रुप बना करके, क्या करके, इस महिलाएं इसमें ग्रुप बना बना के जो है, ग्रुप बना बना के एक एक गांव में ग्रुप बना बना के जो है कार्य करती है। इस तरीके से जो कार्य करती है, इन्हीं कार्य जो करती है, देखिए अब ध्यान से देखिएगा, इसमें मान लीजिए 4 ग्रुप, इसमें मान लीजिए जैसा ऐसा गांव है वैसा वैसा इसके अंदर में क्या है, ग्रुप बनाया गया है, और इस तरह से जो है ये कार्य करती है। तो एक तरह से देखिए ये हमारा क्या हो गया, इसको बोलते हैं हम लोग VO, इसको बोलते हैं हम लोग ग्रामीण स्तर पे। किस स्तर पे बात करेंगे, ये जो कार्य करती है वो ग्रामीण स्तर पे कार्य करती है। और ये जो है हमारा एक क्या है, हमारा ये गांव है, और बहुत सारे गांव मिला के बनता है एक हमारा पंचायत। क्या बनता है, पंचायत। वेब सीरीज देखे हैं ना, है ना, सचिव जी वाला, तो पंचायत बनता है, तो ग्रामीण हो गया। और दूसरा अगर हम बात करें, तो ये काम करता है पंचायत स्तर पर। किस स्तर पे काम करता है, पंचायत स्तर पर कार्य करता है। और तीसरा अगर हम बात करें तो ये काम करते हैं हमेशा हमेशा प्रखंड स्तर पे कार्य करता है। मतलब अगर हम समझें कि जो हमारा डे NRLM है वो त्रिस्तरीय जो है प्रक्रिया है। इसमें ग्रामीण स्तर, पंचायत स्तर और प्रखंड स्तर पर ये कार्य करता है। इसमें अगर हम बात करें तो ये कैसे होता है, तो हमारा ब्लॉक हो गया, ब्लॉक के अंदर बहुत सारे गांवें हैं, गांव के अंदर में जो है क्या है हमारा बहुत छोटे छोटे महिलाएं जो है ग्रुप बना करके क्या करती है, कार्य करती है। और इसी कार्य करने की प्रक्रिया को हम लोग बोलते हैं, इसका त्रिस्तरीय प्रक्रिया है। ये कैसी प्रक्रिया है, त्रिस्तरीय प्रक्रिया है। अतः हम कह सकते हैं कि जो इसका, अच्छा सुनिए एक बात और सुनिए, जो सामुदायिक संगठन था हमारा, जो ग्राम पंचायत स्तर पर जो सामुदायिक संगठन को क्या कहा जाता था, तो उस टाइम में जो हमारा संगठन था वो था राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन, इसको बोलते हैं SRLM। और ये जो SRLM है ना भाई, ये जो SRLM है, ये SRLM कुछ और नहीं है, ये जो आपका डे NRLM है, डे NRLM है, इसका ही एक उपघटक है। क्या है, इसका एक उपघटक है। और ऐसे 2-3 उपघटक और है, जैसे जैसे क्वेश्चंस आएंगे हम आपको वैसे वैसे ही समझाते चलेंगे। चलिए चलिए ठीक है, आगे चलते हैं। अगला प्रश्न क्या है हम देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन जरा कीजिए आप लोग। कह रहा है कि डे एनआरएलएम के तहत पंचसूत्र में क्या शामिल नहीं है।
समझते पहले कि ये पंचसूत्र बेसिकली क्या होता है। चुकौती, नियमित आंतरिक उधार और समय पर चुकौती, अच्छा चुकाना जो पैसा होता है उसको चुकौती बोलते हैं ना। पंचसूत्र की अगर हम बात करें तो पंचसूत्र के अंतर्गत कौन कौन सी चीजें आती है, अगर हम उस विषय में बात करना चाहें। देखिए, सबसे पहले हम समझते हैं कि पंचसूत्रें क्या होती है। तो जैसे कि पंचसूत्र बनने का मतलब है कि जैसे कि आपका जो डे एनआरएलएम है, ये जो डे एनआरएलएम है, इसके अंतर्गत जो है ये काम कैसे करती है, इसके अंदर में जो 5 विशेषताएं हैं उसी को हम लोग बोलते हैं पंचसूत्र बोलते हैं। उस 5 विशेषताओं को अगर हम ध्यान से समझें तो जो हमारी पहली विशेषता है वो क्या है, वो है नियमित बैठक। क्या है, नियमित बैठक होनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि एक बैठक हम आज कर लिए, दूसरा बैठक 3-4 दिन बाद करेंगे, है ना, या फिर जो 1 महीना 1 साल के बाद करेंगे। तो वैसे करने से क्या होगा कि जब बैठक हम लेट लेट से करेंगे तो जो हमारी संवेदनाएं हैं, जो हमारे कार्य करने की ऊर्जा है वो कम हो जाएगी। दूसरी है कि इसमें नियमित अपने को क्या करने का बच्चा, नियमित अपने को इसमें बचत करना है। क्या करना है, बचत करना है, पैसे को बचा करके भी काम करना है। तीसरी जो व्यवस्था होगी वो क्या होगी कि हमको जो है किसी की, मान लीजिए कि कोई भी व्यक्ति है, बैठक करेंगे तो उसके बाद बचत भी करेंगे। पैसे जो हम उधार लेंगे उसको क्या चुकाएंगे नहीं, तो उसको चुकाना भी एक महत्वपूर्ण व्यवस्था के रूप में सामने आता है। आगे हम अगर समझने का कोशिश करें और क्या हो सकता है कि जो नियमित उधार लेगा इंसान, है ना, नियमित उधार मिल जाए, नियमित यही लिखा हुआ है यहाँ पे, नियमित आंतरिक उधार, नियमित नियमित आंतरिक उधार, नियमित आंतरिक उधार, और साथ में जो है चौथा नंबर है समय पर चुकाना है हमको पैसा, जिसको हम लोग बोलते हैं समय पर चुकौती। समय पर क्या करना है, पैसे को चुकाना है। और जो है आपका सबसे इंपॉर्टेंट है, सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, इन सब चीजों का जो है रख रखाव अच्छे तरीके से होना चाहिए। तो अगला लिखिएगा नियमित रख रखाव। क्या हो गया, नियमित रख रखाव, ये हो गया। इसके अलावा देखिए ऑप्शन में नियमित बैठक तो है, इसमें भी है, नियमित बचत भी हो जाएगा, नियमित आंतरिक उधार और समय पर चुकौती होगा। लेकिन यहाँ क्या पूछा है, शामिल नहीं है, नहीं है। तो हमारा जो पंचसूत्री है वो क्या क्या हो गया, नियमित बैठक हो गया, नियमित बचत हो गया, नियमित आंतरिक का समय पर चुकौती और नियमित रख रखाव है। लेकिन इसमें से ये जो सी नंबर ऑप्शन है ये बाहरी निवेश पर निर्भरता नहीं है। जो है हमको इस पे देखो, अभी पहले के समय में क्या होता था कि जैसे कि बाहर से लोग पैसे देते थे तो उससे इनको कुछ जो है लाभ मिलता था, लेकिन वो इसमें अब शामिल नहीं रखा गया है वो पंचसूत्री में। क्योंकि अगर सब जो है पैसा बाहर से ही लेते रहेगा ऑर्गेनाइजेशन के थ्रू, संगठन के थ्रू, तब इनका जो है खुद का जो है विकास जो है रुक जाएगा। खुद का विकास क्या हो जाएगा, रुक जाएगा। इसीलिए इसमें क्या रखा गया है, 5 सूत्र, नियमित रूप से बैठक कीजिए, बचत कीजिए, आंतरिक उधार लीजिए, समय पर चुकाइए, और साथ में जो है नियमित रूप से इसका क्या कीजिए, रख रखाव कीजिए। अर्थात प्रश्न नंबर 6 का जो उत्तर है वो सी विकल्प क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। हम चलेंगे अब अगले प्रश्न के तरफ। क्वेश्चन नंबर 7 हमारा क्या कहता है कि डे एनआरएलएम के तहत ग्रामीण युवाओं को मजदूरी रोजगार के लिए कौशल प्रदान करने वाले कार्यक्रम का नाम क्या है। सुनिएगा ध्यान से। जैसे कि आपको हम बताया अभी थोड़ी देर पहले कि जो आपका डे एनआरएलएम था, ये जो आपका डे एनआरएलएम जो योजनाएं चल रही थी, इस योजनाएं की कुछ कुछ जो है उपघटक थे, जिसमें आपको हम उसके पहले जो उपघटक बताए थे वो था एसआरएलएम था। इसके अलावा पूछा है ये भी उपघटक था, है ना। इसके बाद एक और उपघटक था जो वो क्या है, देखिए इसमें कुछ चल जाए पता। हाँ ये देखो, दीन दयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल्य योजना, डीडीयू जीकेवाई, इसी को बोलते हैं। ये क्या हो गया, इसका था दयाल दीन दयाल, अब देखो अरे दयाल, है ना, उपाध्याय दीन दयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल्य योजना,
दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल योजना, इसको बोलते हैं शॉर्टकट में DDU, GKY। क्या हो गया? GKY। इस योजना के तहत जो है छोटे छोटे मतलब गांव में जो ग्रामीण जो युवाएं थे, है ना, जो युवाएं थे उनको क्या करते हैं, मजदूरी व रोजगार के लिए जो है कौशल प्रदान करते हैं। कौशल प्रदान करने का मतलब होता है उसके अंदर में क्या करते हैं, स्किल डेवलपमेंट करने का कार्य करते हैं। जैसे कि अभी आपने सुना होगा कि जो KYP लोग करवाया जाता है ना, कौशल विकास प्रोग्राम जो होता है, इसके अंदर के लोगों जो है कंप्यूटर का प्रशिक्षण दिया जाता है ना। इसके अलावा बहुत चीजें हैं, सिलाई मशीन सिखाया जाता है। इसके अलावा भी बहुत सारी चीजें हैं जो इनके तहत जो है होता है। तो KYP हो गया वही कौशल विकास योजना, और ये जो योजनाएं हैं, ये योजनाएं जो है ये DNRLM योजनाएं के अंतर्गत में आती है और उसी का ये उपघटक के रूप में कार्य करता है। तो एक पहला हमारा SRLM हो गया, दूसरा हमारा दीन दयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल योजना हो गया DDGKY। इसका उत्तर जो हो जाएगा 7 नंबर प्रश्न का, वो क्या हो जाएगा, सॉरी C नंबर नहीं होगा, 2B नंबर इसका क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा, ग्रामीण कौशल विकास योजना। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलेंगे हम लोग। अगला जो प्रश्न है वो क्या होगा, क्वेश्चन नंबर 8 देखेंगे। कह रहा है कि DNRLM के तहत स्वयं सहायता समूहों को उनके उनके आंतरिक उधार संसाधनों में सुधार देखने के दी जाने वाली शुरुआती पूंजी सहायता को हम लोग क्या कहते हैं। मतलब सुनिएगा, समझिए प्रश्न को, फिर समझिए, समझ में नहीं आए दोबारा पढ़ना है, फिर समझना है। DNRLM के तहत स्वयं सहायता समूह को उनके आंतरिक उधार संसाधनों में सुधार देखने के लिए, है ना, आंतरिक उधार संसाधनों में सुधार देखने के लिए दी जाने वाली शुरुआती पूंजी सहायता को क्या कहते हैं। सामुदायिक निवेश निधि, परिक्रमण निधि, सूक्ष्म उद्यम निधि या स्टार्टअप निधि। इसका उत्तर आप हमको कमेंट में बताइएगा क्या होगा। अगर आप पढ़ रहे हैं तो देखिए, समझिए, आप उत्तर दीजिए, इसका क्या है हम तो बताएंगे ही। तो 8 नंबर प्रश्न का जो है उत्तर क्या है, देखिए देखिए हम आपको बताते हैं। जो सामुदायिक निवेश विधि है, इसको हम लोग बोलते हैं CIF। एक है हमारा परिक्रमण निधि, यही इसका उत्तर सही है, परिक्रमण निधि। अब ये निधि बेसिकली होता क्या है, किसको बोलते हैं हम लोग, परिक्रमण निधि। देखिए मान लेते हैं कि जैसे कि हम एक बोले ना कि एक बैंक है ना, एक जहाँ पे कि पैसे रखे हुए हैं, आपको अगर आवश्यकता है, अखंड है ना, मजबूरी है, तो आप यहाँ से जो है पैसे विड्रॉल करके अपना काम कर सकते हैं। वैसे एक परिक्रमण निधि बनाया गया था जहां से जो है आपके रिक्वायरमेंट, अगर आपकी ऐसा मजबूरी है तो आप वहां से जो है पैसे ले करके आप अपना रोजगार जो है कर सकते थे। और इस रोजगार के तहत जो है ज्यादा नहीं, बस मुश्किल से 15 से 20 हजार रुपए, 15 से 20 हजार रुपए की आपको सहायता राशि मिल जाती है। 15 से 20 रुपए, 15 से 20 हजार रुपए की सहायता राशि जो है यहाँ से प्रदान किया जाता है। इसी परिक्रमण निधि के तहत शुरुआती पूंजी में जो सहायता मिलता है 15 से 20 हजार रुपया, इसका जो है यही आंसर क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा, सही हो जाएगा। आपत्ति नहीं है किसी को, किसी को कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। ठीक, चलिए आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है, अगला क्वेश्चन है 9 नंबर। 9 नंबर प्रश्न को देखिएगा कि DNRLM का संगठन से समृद्धि का सिद्धांत किस पर आधारित है। हमने आपको कल ही बताया था कि संगठन से समृद्धि जो है ये DNRLM का मुख्य सिद्धांत के रूप में कार्य करता है। और ये किस पर आधारित है, क्या सामाजिक सहयोग पर जोर डालता है, क्या गरीबों को मजबूत स्थानीय संस्थाओं में संगठित करना होता है, केवल शहरी ग्रामीण गरीबों पर ध्यान केंद्रित करना होता है, क्या निजी क्षेत्रों में बड़े निवेश को आकर्षित करता है। क्या होगा उत्तर बताइए। DNRLM का संगठन से समृद्धि का सिद्धांत किस पर आधारित है। संगठन से समृद्धि, सिंपल सा जवाब है भाई, सामाजिक सहयोग पर जोर डालता है। इसका काम ही नहीं है सामाजिक सहयोग। जो हमारा DNRLM है ये क्या है, गरीबों को मजबूती स्थानीय संस्थाओं में संगठित करना। इसका जो सही उत्तर हो जाएगा क्या हो जाएगा, B नंबर इसका करेक्ट आंसर। ठीक है, इसमें क्या होता है, गरीबी उन्मूलन को हटाना, मतलब जो भी लोग गरीबी है उससे जो है इसको निदान
के लिए ये योजनाएं का निर्माण किया गया। मतलब कोई भी इंसान गरीब नहीं रहेगा, सबके सब अमीर हो जाएगा, ऐसा नहीं हो सकता है। मतलब लेकिन ये कहा गया है कि जैसे कि जो लोग गरीबी इस घर में जो है मतलब उसकी आर्थिक स्थिति इतनी खराब है कि जो है वो मतलब खा पी भी नहीं पा रहे हैं, अपने इलाज नहीं करवा पा रहे हैं, उनके लिए जो है एकदम आर्थिक स्थिति जिसकी पूरी तरह से क्या है, दयनीय है। क्या है? दयनीय है। उनके लिए ये योजनाओं का जो है समावेशन किया जाता है। तो संगठन से समृद्धि का सिद्धांत जो है गरीबों को मजबूती स्थानीय संस्थाओं में संगठित करना, इसका यही विकल्प जो है बी नंबर क्या है, सही है। आगे हम चलेंगे क्वेश्चन नंबर 10 के ऊपर पे। 10 नंबर प्रश्न क्या है, आप लोग पढ़िए, इसका उत्तर दीजिए कि DNRLM के तहत ग्रामीण उद्यमों, उद्यम मतलब होता है कि जो फैक्ट्रियां वगैरह होती है उसको हम लोग बोलते हैं उद्यम, उद्यमों को स्थानीय उद्यम स्थापित करने में सहायता प्रदान करने वाला कार्यक्रम का नाम क्या है? अभी आपको हम बताए थे ना, अभी हम आपको बताए कि जो हमारा NRLM है, वो NRLM जो है हमारा, वो क्या है कि उसका बहुत सारा उपघटक भी है, उसके अंदर में बहुत सारी चीजें कार्य करती है। जैसे कि आपको हम बताया अभी कि DNRLM है, ठीक है, NRLM है, इसके तहत में जो है हमारा एक चीज था पहला, कौन? SRLM है ना, ये इसके उपघटक हैं। क्या है? ये इसके जो हम बता रहे हैं आपको, ये उपघटक है, इसी के अंदर में रह के कार्य करता है। दूसरा आपको हम बताए थे वो प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना है ना, PMKYG। ऐसे नहीं था, ये दीनदयाल था, याद आ रहा है, दीनदयाल उपाध्याय प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना, PMKYJ। इस SRLM हो गया। और तीसरा जो योजना, अच्छा ये SRLM क्या करता है? स्वयं सहायता, मतलब गरीबों को जो है एकजुट बनाने में मदद करता है। DDY क्या करता है? जो लोग मतलब गरीब हैं, ग्रामीण क्षेत्रों में रहते हैं, उनके अंदर में क्या करता है? ये स्किल डेवलपमेंट का कार्य करता है, कौशल विकास योजनाएं। और तीसरा नंबर जो है, जो हमारा क्या है, जैसे कि जो कार्य करता है ग्रामीण उद्यमों को स्थानीय उद्यम स्थापित करने में सहायता करता है। मतलब जो ग्रामीण रूप से जो है, ग्रामीण स्तर पर जो किसी छोटे मोटे लघु उद्योग चलाना चाहते हैं, उसको एक बड़े स्तर पर एक स्थानीय उद्यम स्थापित करने में जो है हेल्प करता है। अगर हम उसकी बातें करें तो वो है हमारा कौन? स्टार्टअप विलेज एंटरप्रेन्योरशिप प्रोग्राम, जिसको बोलते हैं हम लोग SVEP। और ये भी SVEP जो है, ये इसी DAYNRLM योजना के अंतर्गत में जो है आता है। तो अर्थात हम कह सकते हैं कि प्रश्न संख्या 10 जो है, इसका उत्तर क्या हो जाएगा? सी विकल्प जो है सही है। हम अगले प्रश्न की तरफ चलेंगे। अगला प्रश्न है 11 नंबर, कह रहा है कि DNRLM यदि SHG समय पर ऋण चुकाती है, अभी हमने ये क्वेश्चन किया है, SHG अगर हम क्या करें, ये समय पर अगर ऋण चुकाती है तो ये क्या हो गया, तो उन्हें 3% अतिरिक्त ब्याज सम्मेशन मिलता है, जिससे प्रभावी ब्याज दर क्या हो जाती है? हमने आपको बताया अभी कि अगर जो जीविका दीदी के तहत या फिर जीविकाओं में से कोई भी व्यक्ति जो है लोन लेता है, अगर वो लोन जो है 3 लाख रुपए तक रहता है, कितना रुपए तक? 3 लाख रुपए तक रहता है। अगर ये लोन जो है वो क्या करता है, समय पर, किस पे? समय पर क्या करता है? चुका देते हैं। समय पर क्या देती है? वो चुका देती है। तो चुका देने के बाद, चुका देने पे तो चुकाने के वक्त जब ही, तो जब उसको ब्याज देना होता है, जब उसको इंटरेस्ट देना होता है, तो वो जो इंटरेस्ट है ना, वो इंटरेस्ट क्या है, उसको उसमें 3% का क्या मिलता है? अतिरिक्त सबवेंशन मिलता है, अतिरिक्त ब्याज सबवेंशन मिलता है। अतिरिक्त मतलब ब्याज सबवेंशन मिलता है, मतलब छूट मिलता है, अतिरिक्त छूट मिलता है। तो आपको हम बताएं कि जो ब्याज जो निर्धारित होता है, जो निर्धारित ब्याज है, अगर हम उसके विषय में बात करें कि निर्धारित ब्याज सर कितना है, तो निर्धारित ब्याज जो है इसका, वो कितना है? 7% का निर्धारित ब्याज इसका सुनिश्चित किया जाता है। लेकिन जब ये इंटरेस्ट जो है एक समय पर चुका देती है, तो उसको 7 - 3 बराबर हो गया 4% का जो है अतिरिक्त जो है, उसको इतना ही ब्याज चुकाना होता है। 3 लाख का सिर्फ 4% ब्याज उसको अतिरिक्त रूप से चुकाना होता है। तो अर्थात जो 11 नंबर प्रश्न, इसका उत्तर क्या हो जाएगा? बी विकल्प सही है, 4% का। ठीक है, अब हम चलेंगे अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है हमारा आपके सामने क्वेश्चन नंबर 12, कह रहा है कि DNRLM के कार्यान्वयन में राज्यों में नोडल एजेंसी क्या है? नोडल एजेंसी उसको बोलते हैं जो
पूरे कार्य को जो है अपने स्तर पर निगरानी में रखता है और उसके हिसाब से अपने कार्यों को जो है चलाता है। तो आपको हम क्या बोले, DNRL के कार्यान्वयन में राज्यों में नोडल एजेंसी जो है क्या है, तो नोडल एजेंसी का काम करती है हमारे जहां पे उसको बोलते हैं हम लोग राज्य क्या जिला ग्रामीण विकास एजेंसी बोलते हैं DRDA, क्या राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन बोलते हैं, क्या ग्राम पंचायत बोलते हैं, क्या राज्य वित्त विभाग बोलते हैं, तो नहीं, इसका जो सही उत्तर है वो क्या है, राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन, जिसको हम लोग बोलते हैं SRLM। और ये जो SRLM है बालक, ये SRLM भी जो है ये तुम्हारा DAYNRLM है ना, DAYNRLM का ही क्या है, एक उपघटक के रूप में कार्य करता है। मतलब ये भी उसके अंतर्गत रह करके ही क्या करते हैं, कार्य को निष्पादित करते हैं, कार्य को संपन्न करते हैं। अर्थात क्वेश्चन नंबर 12 का विकल्प बी क्या हो जाएगा, सही उत्तर हो जाएगा। हम चलेंगे अगले प्रश्न की तरफ, क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 क्या कहता है, कह रहा है कि DNRLM के तहत ग्राम संगठन किसका संघ है। आपको बताया अभी हम जस्ट, ये जो ग्राम संगठन है DNRLM जो है ये त्रिस्तरीय प्रक्रिया है। कैसी प्रक्रिया है, त्रिस्तरीय है, और ये 3 स्तर पे रह के क्या करती है, काम को निष्पादित करती है। पहला स्तर इसमें क्या था आपका, पहला स्तर था ग्रामीण स्तर, दूसरा स्तर क्या था इसका, दूसरा स्तर था पंचायत स्तर, और तीसरा स्तर की हम बात करें तो तीसरा स्तर क्या था इसका, ब्लॉक स्तर, जिसको हम लोग बोलते हैं प्रखंड स्तर पे, है ना, प्रखंड स्तर पे क्या करती है ये, कार्य करती है। अब क्या कह रहा है कि DNRLM के तहत ग्राम संगठन किसका जो है संघ है, किसका जो है फेडरेशन है, किसका जो है संघ है। तो पहला ऑप्शन है विभिन्न गांवों के व्यक्तियों का, स्वयं सहायता समूहों का, गैर सरकारी संगठनों का, केवल पुरुष सदस्यों का। तो आप बता दीजिए उसका उत्तर क्या हो जाएगा, 13 का आंसर क्या हो जाएगा, बी, स्वयं सहायता समूह SGS का ही एक संगठन है, SGS का ही एक संगठन है, एक क्या है, संगठन है, या आप बोले फेडरेशन है, संघ है इसका। तो आप बोलिएगा सर DAYNRLM, DAYNRLM। अच्छा, इसका जो है लगे हाथ कुछ कर लेते हैं, कब से आया ये, तो बोलिएगा सर जून 2011, जून 2011 से ये प्रारंभ हुआ है। चलिए आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 13 के बाद आता है हमारा क्वेश्चन नंबर 14। 14 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है कि DNRLM में सामुदायिक पेशेवरों, कम्युनिटी प्रोफेशनल्स की जिम्मेदारी का मुख्य कार्य क्या है। पहला ऑप्शन सरकारी अधिकारी जो गांव में तैनात होते हैं, SGH सदस्य में बिना विशेषज्ञ वित्तीय सलाहकार, SHG सेल्फ हेल्प ग्रुप सदस्य जिन्हें दूसरे सदस्यों को मदद करने के लिए प्रशिक्षित किया जाता है, और डी नंबर ऑप्शन है शहरी विकास पर ग्रामीण क्षेत्रों का दौरा करते हैं। क्या हो जाएगा उत्तर, आप लोग बताइएगा क्या होगा आंसर इसका। देखिए DNRLM में सामुदायिक पेशेवर जो होते हैं उनकी जिम्मेदारी का मुख्य कार्य होता है कि स्वयं सहायता समूह जो सेल्फ हेल्प ग्रुप है उसके सदस्य में विशेषज्ञ वित्तियों का सलाहकार, कि कैसे कौन सा पैसे को कहां इन्वेस्ट करना है, वो ये बात जो है बताएंगे कि आप अपने पैसे को कैसे डबल कर सकते हैं, ट्रिपल कर सकते हैं, कहां पे इन्वेस्ट करें, ज्यादा बेनिफिट होगा, ज्यादा फायदा, ज्यादा नुकसान होगा। तो ये 14 नंबर का आंसर हो जाएगा बी। हम चलेंगे अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है 15 नंबर। 15 प्रश्न है DNRLM के तहत सामुदायिक निवेश निधि CIF किसे प्रदान की जाती है। सामुदायिक निवेश निधि जो है किसको देंगे, क्या सीधे व्यक्तिगत SHG सदस्यों को दिया जाता है, केवल नए गठित सदस्य दिया जाता है, SHG फेडरेशन को दिया जाता है, इसको बोलते हैं VO और CLF को, और ग्रामीण बैंकों को सीधा मिलता है पैसा, सीधा मिलता है इसका लाभ। तो 15 नंबर क्वेश्चन का जो आंसर हो जाएगा, आपको हम कितनी दफा बताएं कि सामुदायिक निवेश निधि जो CIF है ये सेल्फ हेल्प ग्रुप फेडरेशन जिसको हम लोग बोलते हैं VOS का मतलब क्या होता है, विलेज ऑर्गेनाइजेशन। क्या होता है, विलेज ऑर्गेनाइजेशन, विलेज ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। चलिए आगे चलेंगे। अगला क्वेश्चन है, सबके अंदर में ये दो दो ऑप्शन आया हुआ है, ये कैसे आ गया है पता नहीं यार। कोई बात नहीं, सवाल पढ़िए आप लोग, तब तक इसको हम चकाचक कर लेते हैं। क्वेश्चन है हमारा, क्या क्वेश्चन है बच्चों,
क्वेश्चन है कि DNRLM का कौन सा उपघटक दुरंतम के ग्रामीण क्षेत्रों को जोड़ने के लिए सुरक्षित और सस्ती सामुदायिक निगरानी वाली परिवहन सेवाएं प्रदान करता है। परिवहन सेवाएं का मतलब है, अच्छा आपको हम ये बताए थे थोड़ा देर पहले कि जो हमारा घटक है DNRLM जो है, इसके बहुत सारे घटक है ना। DNRLM का घटक बहुत सारा है। एक तो था इसके पहले हमारा SRLM वाला, दूसरा घटक था हमारा कौन सा, DDU, प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना वाला, है ना, कौशल विकास योजना, KGY था नहीं, ठीक है। तीसरा था हमारा वो SVMP ये वाला। चौथा हमारा जो हो जाएगा ये क्या हो जाएगा, कह रहा है क्या कि जो स्टार्टअप विलेज अंतर, ये SVEP था, सॉरी SVEP योजना था। और 4 नंबर है हमारा क्या, कह रहा है कि महिला किसान सशक्तिकरण परियोजना MKSP, आजीविका संवर्धन कार्यक्रम योजना AGSY, दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल। देखिए दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल योजना क्या करता है, ये स्किल डेवलपमेंट का कार्य करता है, कौशल को बढ़ाता है। स्टार्टअप विलेज एंटरप्रेन्योरशिप ये क्या करता है, आपको एंटरप्रेन्योर सिखाता है। महिला किसान सशक्ति ये योजना ये महिलाओं को करता है। और ये क्या है, आजीविका संवर्धन कार्यक्रम योजना AGSY जो है 16 नंबर का जो है सी विकल्प क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। और ये जो आजीविकाएं हैं ये क्या करती है, जीविका दीदी के अंदर में जो ये परिवहन संबंधी जो है कार्य करने का कार्य करती है। कह रहा है कि परिवहन सेवाएं जो है प्रदान करती है, परिवहन सेवाएं प्रदान करने का सेवाओं का निष्पादन जो है, परिवहन सेवाओं का निष्पादन जो है ये करती है हमारा, इसका नाम क्या है, इसका नाम है AGSY। AGSY आजीविका संवर्धन कार्यक्रम योजना AGSY के तहत जो है जीविका दीदियों को या फिर किसी को भी समझ लो, जो योजना से संबंधित है परिवहन सेवाओं का निष्पादन AGSY द्वारा किया जाता है। अगले प्रश्न की तरफ हम चलेंगे। अगला प्रश्न जो है हमारा वो क्या है, 17 नंबर क्वेश्चन। DNRLM के तहत स्वयं सहायता ग्राम, जिसको बोलते हैं हम लोग स्वरोजगार, SGSY का स्थान लिया गया। SGSY का मुख्य कारण क्या था, क्या एक कारण था कि SGSY में केवल शहरी क्षेत्रों पर केंद्रित थी। SGSY में विपणन, स्वयं सेवकों और आंतरिक संवर्धन पर पर्याप्त ध्यान नहीं था। SGSY केवल पुरुषों के लिए थी। SGSY कोई लाभ नहीं था, देखो ये लाभ तो था, पुरुष के लिए केवल था ऐसा बात तो नहीं है। SGY में विपणन, स्वयं सेवक और आंतरिक संवर्धन पर पर्याप्त ध्यान नहीं था, ये भी हमको लग रहा है कि नहीं होगा, नहीं ये तो ये हो सकता है क्योंकि ये तो पक्का नहीं होगा। SGSY में केवल शहरी क्षेत्रों पर, ये तो नहीं होगा, केवल शहरी क्षेत्रों पर नहीं था। स्वयं सहायता ग्राम स्वरोजगार योजना जो है तब सब तो B नंबर ही होगा आंसर लग रहा है। SGSY में विपणन, स्वयं सेवक और आंतरिक संवर्धन पर पर्याप्त ध्यान नहीं था, इसका आंसर क्या हो जाएगा, B नंबर ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे चलेंगे, अगले प्रश्न की तरफ हम चलेगा। 17 के बाद आता है 18। DNRLM के तहत महिला किसान सशक्तिकरण परियोजना MKSP का प्राथमिक उद्देश्य क्या था। MKSP क्या हो गया, महिला किसान सशक्तिकरण परियोजना का प्राथमिक उद्देश्य नहीं था पूछा गया, इसमें से कौन सा इसका उद्देश्य नहीं था। पहली बात है कि महिलाओं को तो लाभ देना है, पहला है पोषण पूरक किसानों को वित्तीय सहायता देना, पोषण पूरक किसानों को वित्तीय सहायता देना, महिला किसानों की उत्पादकता और आय को बढ़ाना। C नंबर है शहरी क्षेत्रों में कृषि को बढ़ावा देना और किसानों को कौशल मार्गदर्शन के लिए सुविधाएं देना। बताइए क्या होगा, हमको तो लगता है कि D नंबर ही उत्तर सही होना चाहिए, क्योंकि इसका जो MKSP है महिला सशक्तिकरण, इसमें किसानों को कौशल मार्गदर्शन के लिए ही सुविधाएं दी जाती थी। तो 18 का आंसर क्या हो जाएगा, D नंबर, D होगा क्या। किसान तो तुम्हारा भाई एक बात बताओ हमको, किसान जो तुम्हारा है वो तो तुम्हारा महिला भी हो सकता है, नहीं हो सकता है, और पुरुष भी तो हो सकता है क्या, और उसके कौशल को मार्गदर्शन करने, ये विकल्प हमको उतना ज्यादा सही नहीं लग रहा है। उससे अच्छा लग रहा है महिला किसानों की उत्पादकता और आय बढ़ावा देना, क्योंकि ये जो MKSP प्रोग्राम चलाया गया था, ये जो MKSP था ये बेसिकली एकदम फोकस था किस पे, महिला किसान के ऊपर पे क्या था, ये 100% जो है फोकस था। तो महिला किसान के ऊपर पे ही जो है इसको चलाया जाना चाहिए। तो महिला किसान की उत्पादकता और आय को बढ़ावा देना, उत्तर 18 का B नंबर जो है सही हो जाएगा। चलिए, ओहो
अगला क्वेश्चन है 19 नंबर। 19 नंबर क्वेश्चन को समझिए। DNRLM एक केंद्र प्रायोजित योजना है। हाँ, केंद्र प्रायोजित योजना है, आपको पता ही है। और समान राज्यों के लिए केंद्र और राज्य सरकार के बीच फंडिंग पैटर्न क्या है? देखिए कितना अच्छा प्यारा क्वेश्चन है कि देखो जो आपका DNRLM है, ये DNRLM है, ये जो है आपका, ये कैसी योजनाएं हैं? तो ये जो है हमारा केंद्र योजना है, मतलब कि सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा जो इसको क्या किया जाता है, क्रियान्वित किया जाता है, निष्पादन किया जाता है, केंद्र योजनाओं के अंतर्गत में आता है। और आपको बता दें कि जब केंद्र योजनाएं जो है किसी राज्य में आती है, कहाँ पे आती है? तो राज्य के अंतर्गत में ये लागू होता है। तो यहाँ पे केंद्र और राज्य के बीच में जो है, कहाँ पे? केंद्र और राज्य के बीच में एक होता है साझेदारी। क्या होता है? एक होता है साझेदारी। और उस साझेदारी के अंतर्गत जो है ये देखा जाता है कि हम अब जैसे कि मान लो कोई फंड है, कोई पैसे का है, तो जो फंडिंग का जो प्रोसेस होगा, जो फंड्स होगा, जो फंडिंग होगा, उसमें केंद्र सरकार अपना 60% का योगदान देगी और जो आपका राज्य सरकार है वो इसमें 40% का योगदान देगी। ठीक है, तो जो उसका रेशियो है वो क्या है? 60-40 का रेशियो है, अर्थात उत्तर नंबर सी सही हो जाएगा। लेकिन हम सिर्फ इसी की बातें नहीं करेंगे। देखो हमारे देश में जो है 3 तरह के राज्य है। एक तो हमारा हो गया पूर्ववर्ती राज्य, है ना। पूर्ववर्ती राज्य की अगर हम बात करें, पूर्ववर्ती राज्य या जो हिमालय क्षेत्र में राज्य है, या हिमालय क्षेत्र में राज्य है, उसका अलग से बनाया गया है। तो हिमालय राज्यों का जो फंडिंग का जो विस्तार है, उसका विस्तार है 90 और 10 का विस्तार है। कितना का विस्तार है? 90 और 10 का विस्तार है। मतलब कि 90% जो है केंद्र सरकार देगी, सेंट्रल गवर्नमेंट देगी 90%, और 10% जो है 10% वहन करेगी स्टेट गवर्नमेंट। लेकिन अगर हम बात करें ऐसे जगह की जो तुम्हारा जो है केंद्र शासित प्रदेश के अंतर्गत आता है, कहाँ आता है? केंद्र शासित प्रदेश के अंतर्गत जो आता है प्रदेश, उन राज्यों के लिए जो है, उन राज्यों के लिए जो है केंद्र सरकार, जो हमारा केंद्र सरकार है, केंद्र सरकार जो है वो इसमें अपना 100% जो है क्रियान्वित करेगी, योजनाओं का फंड 100% देगी। ये इसका जो है फंडिंग का पैटर्न है। पैटर्न क्या हो गया फिर समझिएगा कि DNRLM जो है केंद्र योजनाएं, केंद्र योजनाएं, और ये राज्य केंद्र की योजनाएं हैं, और ये राज्य स्तर पे जब लागू होता है तो वहां पे केंद्र से जो फंडिंग है वो 60% की आती है, और जो राज्य से फंडिंग है वो 40% की आती है। लेकिन हम बात करें अब पूर्ववर्ती राज्य की बात करें या हिमालयन राज्य की बात करें, हिमालयन राज्य की बात करें, तो वहां पे सेंट्रल से 90% का कंट्रीब्यूशन होता है और स्टेट गवर्नमेंट एक 10% का कंट्रीब्यूशन करती है। आगे अगर हम बात करें केंद्र शासित प्रदेशों की बात करें, जहां पे केंद्र सरकार जो है इसमें अपना 100% जो है योगदान देती है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं हम। अगला और आज का आखिरी प्रश्न है ये, और इसका जवाब आप ही लोग दीजिएगा अपने कमेंट बॉक्स के अंदर में, समझा देते हैं हम आपको। कह रहा है कि DNRLM का कौन सा हस्तक्षेप SGS को औपचारिक वित्त प्रणाली से जोड़कर वित्त समावेशन को बढ़ाता है? DNRLM का कौन सा हस्तक्षेप SGS सेल्फ हेल्प ग्रुप को औपचारिक वित्त प्रणाली से जोड़कर वित्त समावेशन को बढ़ाता है? पहला ऑप्शन है परिक्रमण निधि, दूसरा है सामुदायिक निवेश निधि, और तीसरा है SHG बैंक लीकेज का कार्यक्रम, और कौशल विकास और स्वयं सेवकों का कार्यक्रम। तो इसका आंसर जो है ये आपका होमवर्क रह गया। इसका उत्तर आपको हम अगले क्लास में देंगे। जो बच्चा इसका आंसर सही देगा उसको भरी कक्षा में सम्मानित करेंगे हम पुरस्कार से, थार दे देंगे, एक ठो बुलेट ट्रेन दे देंगे। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तुम उत्तर तो सही सही, बुलेट ट्रेन तुम्हारे लिए एक ठो बनवा देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए इसी के साथ जो है आज का सेशन हम यही खत्म करते हैं। सर नॉइज वगैरह ज्यादा होने लगा, नहीं तो और अच्छी डिटेल करते हैं, बाकी ठीक ठाक है, कोई दिक्कत नहीं है, अपना 100% है इसमें। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, और अपने दोस्तों का ध्यान रखिए, कहा था मैंने इसके पहले भी। चलिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।